दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक 2023 का 8-3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा हल। तो सबसे पहले हम आपको पूरा इंट्रो बता दें, जिससे कि आपके 25 नंबर के जो एमसीक्यू है वो उसमें कवर हो जाएंगे। आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा जो बेसिक है वो आप अच्छे से देखिएगा, जो कि आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, इस तरीके के सभी प्रश्नों को वो है यहाँ पर से वो कवर कर लेगा। और आगे जो आप प्रश्न पढ़ेंगे वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो जैसे लिखा है जैसे कोई लिखा है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सिर्फ आपको एक चर दिख रहा है, वो क्या है? x। तो सीधी सी बात है, चर चर यदि शब्द आता है तो आपको यह याद रखना है कि अंग्रेजी कैपिटल या अंग्रेजी लेटर का कोई भी एक्स वाई जेड आता है वो आपके चर कहलाएंगे। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। मान लो कोई समीकरण है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी चर पर यदि सबसे बड़ी घात एक होती है, कितनी होती है? एक। मतलब सबसे बड़ी घात, जैसे लिखा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो x पर कोई घात नहीं है, मतलब एक है। जहां पर कोई घात नहीं होती है, कोई घात नहीं दिखती है, वहां पर घात एक होती है। तो हम कह सकते हैं ये रैखिक समीकरण है, ठीक। लेकिन अब एक चर वाला है, क्यों? क्योंकि इस पर केवल x है। यदि यहां लिखा होता 3x प्लस 3y बराबर 0, तो यहां पर दो चर हो गए। कौन कौन से? एक हो गया x, एक हो गया y। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो इस तरीके से आपको यहां पर से ध्यान देना है। फिर से देख लीजिए आप, मान लो लिखा है 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी दो चर हो गए। कौन कौन से? एक हो गया y और एक हो गया z। तो दो चर कौन कौन से हो गए दोस्तों? दो चर हो गए y और z। तो हम पूरे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और, जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो वहां पर आपको हमेशा आंसर दो मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे? दो। यदि दो चर हैं तो दो आंसर मिलेंगे, यदि एक चर है तो एक आंसर मिलेगा। देखिए जैसे लिखा है 4x माइनस 3y बराबर 0। तो यहां पर भी x और y दो चर हैं, मतलब यदि आप इसको हल करेंगे तो दो आंसर मिलेंगे। लेकिन दो हल आपको तभी मिलेंगे जब आपको प्रश्न में दो समीकरण दिए होंगे। एक समीकरण से आपको दो हल नहीं मिल सकते हैं, ठीक। अब आप बात करते हैं आगे की। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हो गया आपका मानक रूप। तो a जो है वो x का गुणांक है। क्या है दोस्तों? गुणांक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही काम वाली चीज है। a जो होता है वो x का गुणांक होता है, और ये जो b होता है वो y का गुणांक होता है। गुणांक मतलब होता है कि किसके साथ कौन सा संख्या का गुणा है। x का गुणांक हमने बोला, मतलब x के साथ किस संख्या का गुणा है, तो वो x का गुणांक। और y का गुणांक मतलब y के साथ किस संख्या का गुणा है। अब आप बोलेंगे कि सर कहीं x आता है, कहीं y आता है, कहीं z और p आ जाता है। तो सीधी सी बात यह है, पहले चर का जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, और दूसरे चर का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा, ठीक। और जिसके साथ चर नहीं होता है वो होता है अचर राशि, जैसे c। जैसे लिखते हैं हम 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। तो यहां पर देखो, यदि कहता है a क्या है, तो a हो जाएगा 3, क्यों? x का गुणांक है। b हो जाएगा 4, क्योंकि y का गुणांक है। और c हो जाएगा अचर राशि, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहां पर आती है, क्योंकि हमने अभी बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण होना अति आवश्यक है। तो जैसे हम बोलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यदि आपको दो समीकरण मिलते हैं तो पहले समीकरण का जो x का गुणांक होगा वो a1 मान लेना, y का जो गुणांक होगा वो b1, और पहले समीकरण जो चर राशि होगी वो c1। इसी तरीके से हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब दूसरे समीकरण जो x का गुणांक होगा वो a2। x का गुणांक हमेशा a होगा दोस्तों, x का गुणांक हमेशा a होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, x का गुणांक हमेशा a होगा, x का गुणांक हमेशा a होगा। यदि दो समीकरण है तो वो a2 हो जाएगा, तीन समीकरण है तो वो a3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन है, कुछ कंडीशन पढ़नी है कि समीकरण के हल कब करना है। समीकरण का हल अद्वितीय है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो अच्छे से आप समझते चलिएगा, आपको जो है
इस चैप्टर के पूरे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे इससे रिलेटेड ना बने। आपको एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने बताया ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है तथा y का जो गुणांक होता है वो b1 होता है, ठीक है। और ये जो अचर राशि होती है वो c1। और इसी तरीके से दूसरे समीकरण में तो मान लो कोई समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। फिर समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी बताया यहां पर कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा। तो a1 कितना आ गया मित्रों 2, ये हो जाएगा b1, b1 कितना आ गया 3, क्योंकि y का गुणांक तो b कहलाता है। तो पहले समीकरण का b1 और दूसरे समीकरण का b2 और ये हो गया आपका c1, तो c1 हो गया 9। इसी तरीके से ये a2 हो गया, दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है वो a2 हो गया, तो ये हो गया 3 और b2 कितना है दोस्तों 2 और c2 कितना है 10, कितना है 10। तो ये पूरी जो संख्याएं हैं वो निकल के आ गई और इन सभी की जरूरत आपको आगे पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली। अब आते हैं कंडीशन पर। तो पहले कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो ये अद्वितीय हल रखता है। कैसा हल अद्वितीय। अद्वितीय मतलब केवल सिंगल हल रखेगा, उसके समान कोई भी दूसरा हल उस समीकरण के लिए नहीं आ सकता। मान लो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, तो आप उसको 10 बार करें चाहे 20 बार वो वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये हो गया a1 बटे a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो अद्वितीय हल होगा। अब इसको चेक करते हैं इस पर। तो a1 की वैल्यू कितनी थी 2, a2 की वैल्यू कितनी थी 3, ये थी 3 और ये थी 2। क्या ये दोनों बराबर है दोस्तों? देखो ये है 2 बटा 3 और ये है 3 बटे 2, तो ये बराबर नहीं है, अतः ये क्या कहलाएगा अद्वितीय हल। ये जो समीकरण है वो कैसे कहलाएंगे अद्वितीय हल। आपको सिर्फ देखकर पता करना है a1 बटे a2 b1 बटे b2। यदि बराबर है तो वो दूसरे हल पहुंच जाएंगे, वो हम देखते हैं दूसरा। यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। किसके? c1 बट्टे c2 के। मान लो यह समीकरण यहां इस तरीके से लिखा है, ठीक। तो देखते हैं यहां पर a1 हो गया 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया 3 और b2 हो गया 6 और c1 हो गया 9 और ये हो गया 10। तो देखो इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 1 बट्टे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया 1 बट्टे 2 और ये हो गया 9 बट्टे 10। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये जो संख्या है c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वो होती है कोई हल नहीं की। कौन सी? कोई हल नहीं। मतलब शुरू के यदि दो बराबर हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो वो हो जाएगा कोई हल नहीं। आपको सिर्फ समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है और वहां पर समीकरण में आपको रख कर देखना है कि वो अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 भी बराबर होगा b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 भी बराबर होगा c1 बटे c2 के। तो इसी समीकरण में देख लो, जैसे कि ये है 9 और ये है 18। कितना है 18। तो ये हो जाएगा भैया 2 बट्टे 4 और ये हो जाएगा 3 बट्टे 6 और ये हो गया 9 बट्टे 18। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 1 बट्टे 2 बराबर है, 1 बट्टे 2 बराबर है, 1 बट्टे 2 बराबर है। तो तीनों बराबर होगा और जब तीनों बराबर होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है अनेक हल की। किसकी? अनेक हल की। दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, किसकी? अनेक हल की। अब बात करते हैं कि हमें हल किसमें करना है। यदि आप किसी समीकरण को चेक करते हैं इन तीनों कंडीशनों पर, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं पर, तो जब अद्वितीय हल आता है तो आपको समीकरण को आगे हल करना है। आपको समीकरण को आगे हल करना है और हल करने के हम यहां पर पढ़ेंगे 3 विधि। पहली पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन, दूसरी पढ़ेंगे विलोपन और तीसरी पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड, ठीक है। लेकिन कब अप्लाई करना है इन तीनों में से कोई एक विधि? जब वो कौन सी शर्त को संतुष्ट करता है?
अद्वितीय हल को, मतलब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तभी आपको उसको हल करके x और y का मान निकालना है, अदरवाइज आपको उसको हल नहीं करना है। आगे और देखते हैं इसका बेसिक दोस्तों। देखिए ये तीनों कंडीशन हमने पढ़ी, कौन कौन सी, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंतता अनेक हल, और ये दो समीकरण इस फॉर्मेट में। हमने आपको अच्छे से बताया था कि x का गुणांक a कहलाता है, y का गुणांक b कहलाता है और अचर राशि c कहलाती है। यदि दो समीकरण है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही आपको मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं और दूसरे सवाल, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, कितना लिखा है, या फिर यहां लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 6, और उसने बोला कि यदि a की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू है, मान लो दिया है उसने, ठीक है, क्या दिया है कि यदि x बराबर 3 है, कितना है, x बराबर 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ स्पेशल नहीं है, x की जगह आपको 3 रख देना है, x की जगह 3, तो 2 गुणित 3, भाई x की जगह 3 रखना है। प्रश्न में क्या बोला है कि यदि x बराबर 3 हो तो x की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 3y बराबर 6, तो 3 दूनी 6, 3y बराबर 6, तो 3y और ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 0 बट्टे 3 बराबर 0। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लाइन का है, हमने आपको पूरा ऊपर से नीचे तक कैसे करना है पक्षांतर के द्वारा से आपको बता दिया। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा है 3m प्लस 5y इज इक्वल टू x, 3m प्लस 5y बराबर से x। अब आपको m निकालना है, क्या निकालना है, m, तो डायरेक्ट तो m निकलता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि यदि x बराबर -2 है और y बराबर 3 है, y बराबर 3 है तो m निकालिए, तो कुछ नहीं, x की जगह हम -2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 5, y की जगह कितना रखना है 3, और x की जगह -2, तो ये हो जाएगा 3m बराबर 5 तिहाई 15, और ये प्लस का 15 राइट हैंड में जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा, तो माइनस का 2 तो पहला ही है, और 5 तिहाई 15 जाएगा तो माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 17, माइनस माइनस जुड़ गया, तो ये इनटू में जो m था वो भी कहां चला गया, डिवाइड में, मतलब भाग में, तो आपका m आ गया -17/3। तो इस तरीके से यदि कोई समीकरण है और आपको x और y की वैल्यू दी है तो आप उसमें रखिए और बाकायदा आपका आंसर आ जाएगा। पक्षांतर करके यदि आपसे नहीं बनता है, पक्षांतर करने में कोई दिक्कत है, सरलीकरण में कोई दिक्कत है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर से सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं, और आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपके लिए एक और जो वीडियो है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन की अपलोड कर देंगे। अब हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक से आपको वस्तुनिष्ठ, सही जोड़ी, खाली स्थान, सही विकल्प, एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं, तो प्रश्न नंबर 6 से जो है उसका सॉल्यूशन वाले प्रश्न है, और वस्तुनिष्ठ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहो तो आप खोलकर देख लीजिएगा, लेकिन आप शुरू से लेकर अभी तक की जो वीडियो है उसको जरूर देखें, तो आपको कोई प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न 6 हमने लिखा नहीं है, आप देख लीजिएगा, और ये जो प्रश्न बैंक है वो जीपीएस वाली है, ठीक है। तो प्रश्न 6 है, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपए है, कितनी है, 3900 रुपए, और एक बल्ले और 3 गेंद की कीमत 1300 है, तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। आपको सिर्फ समीकरण बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है, समीकरण। तो सबसे पहले तो एक बल्ले और एक गेंद की मानने के लिए हम मान लेते हैं, तो माना एक बल्ले की कीमत, किससे, एक बल्ले की कीमत x रुपए है, कितनी है, x रुपए, ठीक है, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपए मान ली। अब प्रश्नानुसार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक बल्ला है और एक गेंद, ठीक है, तो एक उसने दिया है पहली शर्त में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, तो 3 बल्ले 6 गेंद की कीमत कितनी हो गई, 3900 रुपए, समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर उसने बोला कि एक बल्ला और 2 गेंद खरीदी, एक बल्ला 2 गेंद 1300 की खरीदी, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। हमें एक बल्ले और एक गेंद की कीमत निकालने के लिए सिर्फ ग्राफ, बीजगणितीय समीकरण बनाना था, तो जो ये बन गया है ना, आपको सिर्फ बीजगणितीय समीकरण बनाना था। यदि आप सारणी में बनाना चाहते हैं, किसमें, सारणी में, तो कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक,
तो ये तो आपको सिर्फ समीकरण बनाना था, तो समीकरण तो यही हल हो गया, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं दिया है। प्रश्न लिखा है बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए, बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ देखिए, यदि आप समीकरण 2 से ग्राफ बनाना चाहते हैं, मान लो क्या बनाना चाहते हैं, ग्राफ, तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे दिया, समीकरण 3। अब y के अलग अलग मान रख के आप x के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। ठीक, आपको इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। खाली उस प्रश्न बैंक में जो है ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन अर्थात ग्राफ बनाने के लिए दिया है, आपको उसमें ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं दिया है। इसी तरीके से इसी का प्रश्न 7वां है दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 7वां लिखा है 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। तो पहले आप 1 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का कीमत मान लें। ठीक है, कभी भी जो पूछता है वो आपको माना 1 केजी सेब x रुपए में आएंगे, कितने, और 1 केजी अंगूर y रुपए में आएंगे, कितने में, y रुपए में। बस इतने बोला है अपन को, 1 किलो और 1 सेव, 1 किलो अंगूर का और 1 किलो सेव का मान लिया। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, अपन को सिर्फ समीकरण बनाना है दोस्तों, है ना, जितना बोलता है उतना ही अपन को करना है। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो सेव मतलब 2x और 1 किलो अंगूर मतलब y, कितने रुपए है, 160 रुपए। तो ये हो गया पहला समीकरण। और बोल रहा है कि 4 किलो सेव, 4 किलो सेव मतलब 4x और 2 किलो अंगूर मतलब 2y की कीमत जो है वो है 320 रुपए। इसको समीकरण 2 दे दिया और ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ भी बहुत इजी है। आप कहीं से भी यहां से इसको, जैसे कि समीकरण 1 से आप लिख लेंगे y बराबर 160 माइनस 2x, तो आपका ग्राफ आ जाएगा। x की आप अलग अलग मान रखेंगे। अगर आपको नहीं आता है क्लियर तो देख लो, हम बता दे रहे हैं आपको, इसके पहले वाले में भी आप कर लीजिएगा x और y। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण 3। तो x की जगह यदि हम कितना रखें, 200, कितना रखें, 200, x की जगह हमने कितना रखा, 200, तो 2 दूनी 400, 2 दूनी 400। अगर भाई प्लस में रखना है, ठीक है, माइनस में थोड़ी कीमत आएगी। तो यदि आप यहां पर रखें 30 रुपए, कितना रखें, 30, तो 30 दूनी 60 और 160 से 60 गया तो बच गया 100। अब यदि आप यहां पर कितना रखें, 40 रखें, कितना रखें, 40, तो 40 दूनी 80 और 80 में से 160 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। फिर यहां मान लो 60 रखा, तो 60 दूनी 120 और 160 से 120 गए तो बचा 40। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींच लीजिएगा और हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दो समीकरण दिए हैं 5x माइनस 4y प्लस 8। तो हम हल चालू करते हैं। इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल, अनंततः अनेक हल, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, यदि आती हैं तो उन पर आपको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन का भी जो है निरूपण मिल जाएगा कि वो प्रतिच्छेदी रखेंगे, समांतर रहेंगे या समपाती रहेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मानक रूप, किससे, मानक रूप जो हमने लिखवाए थे, मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे, इस मानक रूप से तुलना करने पर। तो जैसे हमने बताया था कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है, जो a1 होता है, तो a1 कितना आ गया 5, b1 हो गया माइनस का 4। हाँ, एक चीज और दोस्तों, हमारा जो मानक रूप होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है। देखिए, पूरा धनात्मक होता है, ऋण कहीं नहीं है। यदि समीकरण में कहीं ऋण आता है तो उसको ऋण के साथ लिखना है। तो b की वैल्यू आ गई -4 और c1 की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी हो गई 7 और b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू हो गई -9। तो ये सभी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि a1 बट्टे a2 क्या आ रहा है 5/7, b1 बट्टे b2 क्या आ रहा है -4/6। तो काट भी दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब -2/3। तो क्या 5/7 -2/3 के बराबर है, बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो कौन सा हल हो गया दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में,
अद्वितीय हल। यदि आपने फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी, स्टार्टिंग की वीडियो स्किप कर दी है, उसको जरूर देखें। आपने अगर वो 10 मिनट दे दी आप, तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सा हल है? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। मतलब जब दो समीकरण का आप ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। ठीक, इसी का अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, फिर भी आप देख लीजिएगा। देखो ये हो गया, हम सीधे लिख रहे हैं, मानक समीकरण निकला। a1 आ गया 2, b1 आ गया -3 और c1 आ गया आपका 8, a2 आ गया आपका 4, b2 आ गया आपका -6 और c2 आ गया आपका 9। तो अब देखते हैं कि a1/a2 मतलब 2/4, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 हम 2, 2 दूनी 4, 1/2। b1/b2 कितना आया? -3/-6, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। c1/c2 ये हो गया 8/9, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 8/9 के। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन जो है वो है कोई हल नहीं की। किसकी? कोई हल नहीं। और जिस पर कोई हल नहीं होता ये कंडीशन लगती है, दो रेखाएं जो होती है वो समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं मिलती हैं। समांतर मतलब इस तरीके से कोई दो रेखाएं जाएंगी, आप इन्फिनिटी अनंत तक कितना भी बढ़ाएंगे तो वो कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है s-t बराबर 3 और s/3 धन t/2 बराबर 6। इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोस्तों। अब देखो हम बता रहे हैं कि यदि विधि का नाम लिखकर नहीं आता, ठीक है, यदि विधि का नाम लिखकर नहीं आता तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन किसी से भी हल कर सकते थे, लेकिन नाम लिखकर आया तो आपको उसी विधि का यूज करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से हम s की जो वैल्यू है वो t की टर्म में निकालेंगे। तो s बराबर हो जाएगा t+3। ये जो माइनस का t है वो इस तरफ जाके प्लस का हो गया, इसको नाम दे दिया समीकरण 3, समीकरण 1 से। अब ये जो s का मान हमने t के पद में निकाला, किसमें? t के पद में, ये हम रख देंगे कहां? समीकरण नंबर 2 में। कभी भी जिस समीकरण से आप मान निकालेंगे उसी समीकरण में आपको वो वैल्यू नहीं रखनी है, और नहीं तो वो पूरे समीकरण को शून्य कर देगी और आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यदि आप 1 से निकालते हैं तो 2 में रखें, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखें। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो 2 क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर 6। कितना है? 6। तो s की जगह रखना है t+3, तो s की जगह हम रखते हैं t+3, ठीक, अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब ये हो गया परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो एलसीएम कितना आया दोस्तों? 6। एलसीएम कैसे लिखते हैं देख लीजिए फिर भी आप, है ना। एलसीएम 3 और 2 का, तो 3 एकम 3, 2 उतारा, फिर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब परिमेय संख्या को जोड़ना कैसे करते हैं? जो एलसीएम आता है, जो लघुत्तम समावर्तक आता है, उसको एक एक करके सभी हर से भाग देना है। तो हमने 3 से 6 को भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 दूनी 6। अब जो भागफल आएगा, है ना, 3 दूनी 6, अब 2 का इन दोनों के साथ गुणा कर दो, तो ये हो गया 2t प्लस 6, प्लस 2 से भाग दोगे 6 को तो 3 बार जाएगा, गुणा करोगे तो 3t आ जाएगा। कितना? 3t भाई, 2 तिहाई 6 और 3 के साथ t का 3t बराबर 6। 2t और 3t कितनी t हो गए? 5t, और ये 6 छिंग 36 भाई, ये त्रिज्या गुणा करोगे 6 के साथ तो 6 छिंग 36, और ये प्लस का 6 इस तरफ गया तो माइनस का 6 हो गया। तो ये हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30। तो t बराबर आ गया 30/5।
ये जो 5 का गुणा में था ना वो भाग में चला गया, तो 5 छक्का 30, तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 6। कितनी आ गई? 6। अब इस टी के मान को डायरेक्ट आप समीकरण 3 में रख दो तो आपका एस का मान आ जाएगा। बहुत इजी है। तो समीकरण 3 में टी बराबर 6 रखने पर कितना? टी बराबर 6 रखने पर तो जैसे रखेंगे तो एस बराबर 6 धन 3, तो एस बराबर 9। तो ये आपके आंसर, और आपको आंसर मिल गया एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये आपके उत्तर। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। पहले समीकरण को अपन ने नाम दे दिया समीकरण 1 और दूसरे को नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 2 देखो, ये जो समीकरण 2 है इससे हम x की वैल्यू y के पद में निकाल लें। क्यों भाई? इससे भी निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से हम निकालेंगे तो जो है आंसर वो माइनस में आएगा। जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि वो माइनस में ना आए। तो जब हम इससे निकालेंगे तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो इससे करना हमें ज्यादा आसान रहेगा, गलत होने की जो संभावना है कम रहेगी। आप एक से भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से ये हो जाएगा √3x बराबर माइनस का इस तरफ गया तो √8y, माइनस का इस तरफ गया तो प्लस, हमें x चाहिए है, तो ये हो जाएगा √8/√3 इंटू वाई। ये जो x चाहिए ना, तो इसके साथ जो गुणा में होता है वो भाग में चला गया, तो हमने भाग में ले गए। इसको चाहो तो नाम दे दिया हमने समीकरण 3। अब निकाला कहां से था? 2 से, तो रखेंगे कहां? 1 में। जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो हम रखते हैं 1 में, तो करनी 2 और x की जगह कितना रखना है? करनी 8/करनी 3 इंटू वाई प्लस करनी 3y बराबर 0। ठीक है। अब देखो एलसीएम लेते हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना, तो ये हो गया करनी 3, तो करनी 3 तो हो गया, ये कितना हो गया? करनी 3, तो करनी 3 से करनी 3 गया तो केवल 1, तो ये पूरा पूरा उतर जाएगा, तो करनी 16, 8 दूनी 16 y प्लस करनी 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करोगे यदि करनी 3 को तो करनी 3 आएगा, और करनी 3 के साथ करनी 3 को गुणा ओनली 3y बराबर 0। अब ये जो 16 दिख रहा है ना, ये 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल है, तो बाहर आ गया। ये जो 16 है 4 का वर्गमूल है, 4 चौके 16, तो वो बाहर आ गया 4 से बराबर 0। ये तेरे गुणा कर दिया करनी 3 का 0 के साथ, तो 0 हो गया। ठीक है। अब 4y और 3y कितने हो गए? 7y, तो 7y बराबर 0, तो y बराबर 0/7 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया? 0। अब इस y का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे, तो डायरेक्ट जो है ये x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जैसे हम यहां रखते हैं तो ये आ जाता है x बराबर करनी 8/करनी 3 और y की जगह 0, तो किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा वो पूरे को 0 कर देता है, तो x बराबर 0। तो आपके आंसर आ गए x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 12। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 का समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया 2। लेकिन इसमें दिया क्या है कि इसको विलोपन से हल करना है ना, प्रतिस्थापन से हल नहीं करना है। तो कुछ नहीं, जब विलोपन से हम हल करते हैं दोस्तों तो हम गुणांक बराबर करते हैं। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट में जो 10 मिनट का मैंने इंट्रो दिया है चैप्टर का वो जरूर देख लें। गुणांक मतलब ये तो x का गुणांक बराबर कर लो, 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो, या कोई भी ऐसी संख्या ले आओ जो गुणांक बराबर हो जाए। तो हम कुछ नहीं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। अब देखो 2 का ही क्यों कर रहे हैं, 3 का क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 का क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रश्न तो ये है। तो कभी भी जब x का गुणांक बराबर करना हो किसी भी समीकरण में, ठीक, तो x का गुणांक बराबर करना हो
तो जब पहले में x का गुणांक बराबर करना हो तो ये देखना कि दूसरे में x का गुणांक क्या है, x के साथ किसका गुणा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे में x का गुणा कितना है, 2। x का गुणा क्या है, 2, तो हमने 2 का गुणा कर दिया। और जब दूसरे में x का गुणांक करना हो बराबर, तो ये देखना है कि पहले में x का गुणांक क्या है। तो पहले में क्या है, 3। तो समीकरण 2 में हमने 3 का गुणा कर दिया। सीधी सी बात, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 2 के x के गुणांक का, और समीकरण 2 में पहले समीकरण के x के गुणांक का गुणा कर देते हैं। अब घटा देते हैं, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं और इसमें 1 का, सॉरी इसमें 3 का, और हम घटा देते हैं। जब इसमें 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 10। देखो इस पर हमने 2 का किया, 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर से 20 आएगा। दोस्तों ये गलती हो जाती है ना, 20। अब हम इसमें 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो गया गुणांक बराबर 6x, और ये 3 दूनी 6y, और ये 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस। हाँ, जब हम कभी भी घटाते हैं, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, तो दूसरे समीकरण के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। ये जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का। काम वही होगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। काम क्या होगा दोस्तों, काम होगा कि जो यहां पर से कर रहे हैं, मतलब जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस, तो आपको अब माइनस काउंट करना है, प्लस काउंट नहीं करना है। ये माइनस का है तो प्लस काउंट करना है, ना कि माइनस, और ये प्लस का माइनस। ठीक है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ऊपर से गलत है। यहाँ पर प्रश्न बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, तो देखते हैं। सॉल्यूशन नहीं आ रहा था अपने करने में। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में समीकरण है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण। ठीक, अब यहां पर देखिए y का गुणांक कितना है, 4, यहां y का गुणांक 2 है। तो यदि हम इस पूरे समीकरण में से 2 का गुणा कर दें, सिर्फ 2 का गुणा कर दें, तो ये जो गुणांक है बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं 2 का गुणा करके, तो ये तो जैसा वैसे लिखा रहेगा। पहला वाला समीकरण में कुछ नहीं करना है, बराबर 10। दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4x, ये 4y, घटाना नहीं जोड़ना है। ठीक है, घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4। तो कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। तो 4 और 3 7x, और ये कैंसिल, बराबर 10 और 4 14। x बराबर हो गया 14/7, तो ये हो गया 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए तो y आ जाएगा। तो समीकरण 2 में रख दो क्योंकि छोटा है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2। तो 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। तो जब ये इस तरफ जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये जो है माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 4, ये प्लस का 4 इस तरफ गया तो माइनस का 4, तो 2 में से 4 गए तो माइनस का 2। तो y बराबर ये जो इनटू में -2 है ये भाग में चला जाएगा, तो -2 बटे -2, -2 से -2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। तो y का मान 1 और x का मान 2, ये आपका आंसर। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आगे के लिए